कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और उस नए कॉन्सेप्ट को हम शुरू पढ़ेंगे एक छोटे से प्रोग्राम से। समझते हैं। लेट अस सपोज हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते थे, और इस नम वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 कर दी। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 5 ही करना है। एक दूसरा वेरिएबल लिया, लेट अस सपोज आई नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 ले ली। अब ये 1 क्यों लिया ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करना है। तो सिंपली मैंने लिख दिया नम मल्टीप्लाई बाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू को +1 करना है। तो पाइथन में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी में, जावा में चलता है, पाइथन में नहीं चलता है। तो उसके लिए या तो आप लिखते हैं i = i+1, या कंपाउंड असाइनमेंट बताया था i+=1। इसका मतलब भी i=i+1 होता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर से मुझे क्या करना है, नंबर और अभी जो आई की वैल्यू अपडेट हो गई है उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से मुझे प्रिंट करना है। अब मुझे इस काम को 10 बार करना है। क्या काम करना है 10 बार? आपको आई की वैल्यू +1 करनी है, उसके बाद नंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देना। ऐसा मुझे 10 बार करना था। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ लाइंस तो प्रोग्राम में बढ़ेंगी, भले ही मुझे लिखना नहीं पड़ा, बट कॉपी पेस्ट करने में टाइम जो लगा, और नंबर ऑफ लाइंस तो प्रोग्राम की हमारी बढ़ी गई। जब इस प्रोग्राम को रन कराया तो एक मीनिंगफुल आउटपुट आपको दिखाई दिया, और वो मीनिंगफुल आउटपुट क्या है? 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अप टू 5 10 जा 60। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं। रिपीटेडली मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो अगर अभी तो मुझे ये दो स्टेटमेंट को 10 बार रन करना पड़ा है, ऐसा हो सकता है ये दो की जगह हमारे 5 स्टेटमेंट का सेट होता, और फिर मैं उनको 10 की जगह हो सकता है 50 बार बार रन करना चाहता था। तो ऐसे लिखना या कॉपी पेस्ट करना तो सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस तो बढ़ ही रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके सामने आए, सिचुएशन क्या है, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको अगेन एंड अगेन रन करना है। तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम होता है लूप। तो लूप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना है तो आप उन्हें बार बार ना लिखकर एक बार लिखिए, और लूप के थ्रू आप उनको मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। कितनी बार रन करेंगे ये सीखना पड़ेगा, लूप कैसे काम करता है हमारा। ठीक है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट अभी तक दो तरह के थे। एक थे अनकंडीशनल, उसके बाद कंडीशनल, और अब लूपिंग के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं उनको हम बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट।
तो एक नए तरह के स्टेटमेंट्स को अब हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है इटरेटिव स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं और उनको कैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो लूप के अंदर लिखे जाते हैं, लूप के ब्लॉक में लिखे जाते हैं, और इनका पर्पज होता है कि बार बार किसी काम को करते रहना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है इटरेटिव स्टेटमेंट का। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है लूप क्या होता है तो आप उसे बताएंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। ठीक है, दैट मीन्स इटरेटिव स्टेट। तो लूप का यूज होता है हमारा स्टेटमेंट्स को बार बार रन करते रहना। अब अगर हम कंडीशन वाले स्टेटमेंट की बात करें तो दो तरह के हमें कंडीशन अवेलेबल थे पाइथन में। एक था इफ कंडीशन और दूसरा था मैच कंडीशन। इफ कंडीशन के फिर अपने फ्लेवर थे, इफ के साथ एल्स, इफ के साथ एलिफ, नेस्टेड इफ। मैच के साथ अपने थे ना, मैच में इतना नहीं था। इसी तरह से जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन लूप भी दो तरह के हमारे होते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के लूप होते हैं, पाइथन के अंदर दो ही तरह के लूप होते हैं। ठीक है, इन पाइथन देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ लूप। पहला होता है हमारा व्हाइल लूप और दूसरा होता है हमारा फॉर। दो ही तरह के लूप हमारे पाइथन के अंदर होते हैं। डू वाइल लूप सी में था, जावा में भी था, डॉट नेट में भी है, बट पाइथन ने डू वाइल को अपने अंदर नहीं लिखा है। और जिन लोगों ने कभी पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो वहाँ भी लूप वाइल फॉर और डू वाइल होते थे। आप खुद अपना एक्सपीरियंस देखिए, कितनी बार आपने डू वाइल का यूज़ किया होगा। आप जब भी कोई लूपिंग का यूज करके प्रोग्राम बनाते होंगे तो सबसे पहले आपके ब्रेन में स्ट्राइक होता है फॉर लूप। कोई कह देगा तो वाइल लूप। डू वाइल तो हम किसी के सुनते भी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा होता, बट ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। डू वाइल को कोई प्रेफर ही नहीं करना चाहता। तो पाइथन लैंग्वेज ने क्या करा, डू वाइल लूप को अपने अंदर सपोर्ट ही नहीं करा। ठीक है, क्योंकि उसका यूज प्रोग्रामर बहुत कम करता है। ठीक है, तो हम सारा काम इन दो तरह के लूप से ही करेंगे, वाइल लूप और फॉर। अब एक एक करके इनके सिंटैक्स को समझना होगा, कैसे इनको यूज किया जाता है। सिंटैक्स ऑफ, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो व्हाइल कीवर्ड होगा, उसके बाद स्पेस देकर या ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपको स्पेस देना ऑप्शनल है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इफ के साथ होता है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब कंडीशन वही जैसे इसके अंदर लिखी जाती थी उसी तरह से यहाँ पर कंडीशन आप अपना लिखते हैं। और जो स्टेटमेंट्स को आप बार बार रन करना चाहते हैं व्हाइल के इंडेंटेड ब्लॉक्स में लिखें। थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कोई ब्लॉक बनता है इंडेंटेशन टेक्निक से ही बनता है। चाहे आप इफ का ब्लॉक बनाएं चाहे व्हाइल का बनाएं, आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे उसका ब्लॉक होगा, फिर क्लास पढ़ेंगे क्लास का ब्लॉक होगा। तो कोई भी पाइथन के अंदर अगर ब्लॉक बनेगा तो हमेशा वो इंडेंटेड ब्लॉक ही बनेगा। तो व्हाइल व्हाइल के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप व्हाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, व्हाइल का एक दूसरा सिंटैक्स होता है व्हाइल, यहाँ पर कंडीशन, ये आपके स्टेटमेंट। ये नया सिंटैक्स है जो शायद सी जावा में नहीं होता है। हम एल्स ब्लॉक को इफ के साथ जानते हैं, इसी तरह से पाइथन में एल्स ब्लॉक को व्हाइल के साथ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे यूज होता है वो जब पढ़ेंगे प्रोग्राम तो हम उस समय सीखेंगे। तो पाइथन के अंदर अगर हम देखें तो व्हाइल ब्लॉक या व्हाइल के दो तरह के सिंटैक्स हो गए। पहला सिंटैक्स ये हो गया और दूसरा सिंटैक्स आपका ये।
तो कब कौन सा यूज करना, अभी जब प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर ये बात हमारी समझ में आ जाती है। अब इसी तरह से क्या होता है हमारा, फॉर लूप के भी दो सिंटैक्स होते हैं। फॉर लूप पाइथन में बिना कंडीशन के चलता है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा ना, अभी जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ syntax। तो ये दो सिंटैक्स हैं फॉर में, एक ये सिंटैक्स है फॉर का, और ये हमारा दूसरा सिंटैक्स है फॉर। तो फॉर के साथ भी पाइथन में एल्स ब्लॉक का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप की प्रैक्टिस करना, कि व्हाइल लूप को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर इन दोनों के डिफरेंस को भी पढ़ेंगे कि कब हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए अपने स्टेटमेंट को बार बार रन करने के लिए। तो ये मैंने व्हाइल लूप लिखा, और यहाँ पर हम कोई एक कंडीशन पुट करते हैं। वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। जो भी लिख रहे हो वो ट्रू फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पर वाइल में आप जो भी लिखते हो वो एक बूलियन बनकर आना चाहिए, और बूलियन बनाने का सबसे आसान तरीका कंडीशन होती है ना। तो आप अगर आप कंडीशन नहीं लिखेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए फिलहाल मैंने लिखा है यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3। अब ये आप अपने मन से कुछ भी लिख देना अभी के लिए, ठीक है। अब जिन स्टेटमेंट्स को आप बार बार रन करना चाहते हैं व्हाइल के अंदर लिख दीजिए। अभी हम एक ही स्टेटमेंट है जिसको बार बार रन करेंगे, और अब अगला स्टेटमेंट व्हाइल के इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर लिखेंगे, तो फिर ये व्हाइल के ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा। ये लिख दिया मैंने भाई। तो इस कोड का मतलब है कि हम एप्पल को बार बार रन करना चाहते हैं। प्रिंट हमारा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, वो हमारा एक ही बार चलता है जैसे अब तक स्टेटमेंट चलते आ रहे थे। तो अब वाइल का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है उसको सीखते हैं। तो वाइल लूप अपने अंदर के स्टेटमेंट को चलाने से पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी अपने अंदर के स्टेटमेंट को रन करता है, अदरवाइज अपने अंदर के स्टेटमेंट को ये रन नहीं करता। तो वाइल लूप ने जब अपनी कंडीशन चेक करी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू आएगी हमारी। अगर ये ट्रू आती है तो प्रिंट हो जाएगा हमारा एप्पल। तो सर ये बताइए, ऐसा तो इसमें भी होता था। अगर मैं यहाँ पर इफ लिख दूं तो इफ अपने स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन तभी करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स पर तो ये भी नहीं करता। तो इफ में और वाइल में क्या डिफरेंस है? वाइल अपनी कंडीशन को बार बार चेक करेगा, इफ एक ही बार चेक करता है। अब वाइल ने चेक कर लिया, कंडीशन ट्रू आ गई, एप्पल प्रिंट हो गया। उसके बाद वाइल अपनी कंडीशन दोबारा चेक करेगा, अगर फिर से ट्रू आ गई तो फिर से एप्पल प्रिंट कर देगा। फिर तीसरी बार चेक करने आएगा, ट्रू आ गई तो फिर से एप्पल प्रिंट कर देगा। कब तक? कब तक? तो वाइल, वाइल माने जब तक ये कंडीशन क्या ना हो, हमारी फॉल्स ना हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है हर बार वाइल का स्टेटमेंट चलता रहेगा। तो ये कितनी बार चलेगा? तो अगर हम देखें तो टर्म है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम चले, ये रुकेगा ही नहीं। ये अपनी तरफ से इनफाइनाइट बार चल सकता है। आप देखो आपकी कंडीशन हर बार ट्रू है तो कभी नहीं रुकेगा, और अगर ये कभी फॉल्स हो गई तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर अभी ये बताओ, अभी ये प्रोग्राम क्या करेगा? वाइल जितनी बार कंडीशन चेक करने जाएगा, क्या हर बार वो कंडीशन ट्रू नहीं आएगी जो लिखी है आपने? वो तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया एक तरीके से। 5 ग्रेटर देन 3 वो तो हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी, और कल भी रहेगा, ये कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो अभी आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो बाय तो कभी प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम ऐसा लूप चला रहा है जो इनफाइनाइट टाइम चलेगा।
एक ही काम को या किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप बार बार रन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बार बार रन कर सकते हैं। तो ये तो सर बहुत ज्यादा ही हो गया, इतना भी नहीं करना था हमारे लिए। हम तो फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन करना चाहते हैं कि 10 बार, 5 बार, 8 बार, 50 बार ऐसे करके करना चाहते हैं। ये तो इनफाइनाइट ही हो गया। तो ये भी तो एक ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो अब सर इसे बंद कैसे करेंगे? तो किसी भी एग्जीक्यूशन को जो हो रहा है उसको कैंसिल करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल और सी, सी माने कैंसिल। तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करने से कोई भी एग्जीक्यूशन जो हो रहा था वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या आप इसे क्लोज कर दें विंडो को, जो आइडल की शेल विंडो है उसे आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो भी होता है। अब अगर मुझे अपने प्रोग्राम में इनफाइनाइट ही चलाना है तो मैं अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और फास्ट कर सकता हूँ। सीधे सीधे ट्रू ही ना लिख दूं यहाँ पर, जब पता ही है कि हर बार वो ट्रू ही आएगा वहां से। ये जो आपने कंडीशन लिखी है 5 इज ग्रेटर देन 3, उसका रिजल्ट तो ट्रू ही आता है। तो वाइल में हमें बूलियन वैल्यू तो देनी होती है। हम कंडीशन लिखते हैं क्योंकि कंडीशन से बूलियन बनता है। सीधे सीधे लिख दो बूलियन तब भी तो सही है, तो ये भी सही है। लूप कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि लूप का आपने इन्फाइनाइट चला दिया। तो जब भी मुझे इनफाइनाइट लूप चलाना होगा तो ये शॉर्टकट होता है, वाइल में ट्रू डाल दीजिए, इनफाइनाइट लूप हो गया हमारा। कंडीशन ही क्यों लिखना, क्योंकि कंडीशन लिखोगे तो जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार चेक भी हो रही होगी, तो टाइम भी लग रहा होगा चेक होने में। भले ही वो टाइम 1 सेकंड का 1000 माइल्स का होगा, क्यों लगा रहे हो जब पता है ट्रू ही आना है। ठीक है? तो जब भी इनफाइनाइट लूप चलाना होगा ये आसान सा शॉर्टकट हमारा हो जाता है। ठीक है? अब अगर आपसे कहा जाए कि सर फाइनाइट लूप चलाकर दिखाइए, हमें हर बार ऐसी जरूरत पड़ेगी, जरूरी नहीं है। तो अब देखो ये कंडीशन फॉल्स तभी हो सकती है जब 5 अपने आप को बदल ले, 4 कर ले, 6 कर ले, या 3 अपने आप को बदल ले, 2 कर ले, 4 कर ले, कुछ और कर ले। इन दोनों में से अगर कोई नहीं बदलेगा तो फिर ये कंडीशन हमेशा ट्रू आती है। अब जो बदलता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को क्या बना लो? वेरिएबल बना। अब किसको बनाओगे वेरिएबल, वो आप देखो कैसे बनाना चाहते हैं। तो जिसको चाहो आप उसको वेरिएबल अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया एक्स नाम से। अब एक्स ही क्यों माना? वही गणित वाला, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आप एक्स और वाई मानते थे, माना एक्स माना वाई, तो मैंने ही मान लिया माना एक्स वेरिएबल है। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल का। अब एक्स को कहाँ से शुरू करना है, हमने कहा चलो अभी हम 1 से कर लेते हैं या चलो 3 से कर लेते हैं। तो अब सोचो, वाइल की कंडीशन जब पहली बार चेक होगी तो एक्स की जो वैल्यू इनिशियली आपने डिफाइन करी है 3, उसके साथ चेक होगी। तो 5 इज ग्रेटर देन 3 हमने कहा सही है, तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट चल गए, एप्पल प्रिंट हो गया। लूप दोबारा चला, अपनी कंडीशन दोबारा चेक करी, 5 इज ग्रेटर देन, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 है, 4 नहीं हुई है कहीं। हमारे दिमाग में हो सकता है 4 चल रहा हो, बट प्रोग्राम में कहीं मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि एक्स की वैल्यू बदल रही हो। हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स की वैल्यू बदलेगी, तो सोचने से नहीं बदलेगी, आप उसको लिखेंगे, एक्स में चेंज करने का कोड लिखेंगे तब बदलेगी ना। अभी क्या है, अभी जितनी बार ये कंडीशन चेक होगी एक्स की वैल्यू 3 के साथ ही हो जाएगी, तो फिर से हमेशा ट्रू आएगा, हमने कहा हमेशा फिर से ट्रू आ जाएगा। तो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल में चेंज तो करो ताकि कंडीशन फॉल्स होने की कोई पॉसिबिलिटी आए। तो मैं एक्स को एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ। तो पहली बार एक्स की वैल्यू 3 के लिए जब कंडीशन चेक हुई तो ट्रू आई होगी, एप्पल प्रिंट हो गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 से 4 हो गई होगी। अब जब लूप अपना सेकेंड टाइम कंडीशन चेक करेगा तो एक्स में जो वैल्यू अपडेट हो गई है उसके साथ चेक करेगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, आंसर इज यस, अभी भी ग्रेटर है, प्रिंट हो गया एप्पल। अब एक्स की वैल्यू 4 से क्या हो गई? 5 हो गई। कंडीशन तीसरी बार चेक होगी तो 5 इज ग्रेटर देन एक्स, 5 इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि एक्स वैल्यू क्या हो चुकी है? 5। इस बार क्या हो जाएगी हमारी? है फॉल्स, 5 से ग्रेटर नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होते ही क्या होगा? लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और आगे के स्टेटमेंट जो भी लिखे थे वो आपके चले।
व्हाइल लूप यदि आप यूज कर रहे हैं तो व्हाइल की कंडीशन में एक वेरिएबल होगा, इस बात के बहुत ज्यादा चांस। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो शायद हम इनफाइनाइट लूप की तरफ बढ़ गए हो। अब जो वेरिएबल होगा, अब देखो व्हाइल लूप को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, ये कंडीशन क्या होती है, ये कैसे पता चलता है? आपने लेस देन, ग्रेटर देन, आपने लगाई है ग्रेटर देन वाली, तो आपके दिमाग में ग्रेटर ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, है ना? और ये 5 क्यों लिखा आपने? एक्स की वैल्यू 3 क्यों लिखी है आपने, कुछ और क्यों नहीं लिखी, है ना? दूसरा क्वेश्चन यही है कि जो वेरिएबल आप लिख रहे हैं, इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी क्या रखनी है? हमने 3 रखी है, क्या आधार है आपका 3 रखने का, क्यों आपने 3 रखी? और तीसरा क्वेश्चन होगा कि जो वेरिएबल में आप चेंजेस कर रहे हैं वो एक एक का कर रहे हैं, एक का ही क्यों कर रहे हैं, 2 का क्यों नहीं कर रहे, 3 का क्यों नहीं कर रहे हैं? चेंज में बढ़ाई क्यों रहे हो, घटा क्यों नहीं रहे हो, माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, भाग क्यों नहीं कर रहे हो? ये 3 क्वेश्चन के आंसर हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर अगर हम मिल जाते हैं तो व्हाइल लूप खत्म हो जाता है। तो अब ये 3 जो आंसर मिलेंगे, इसका पाइथन के पास कोई आंसर नहीं। पाइथन ने कहा हमने तो आपको सिंटैक्स बता दिया, व्हाइल लूप होता है कंडीशन ट्रू रहने तक अपने स्टेटमेंट चलाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप पाइथन से पूछ रहे हो कंडीशन क्या लिखें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें, कितना करें, इनिशियल वैल्यू क्या रखें, तो पाइथन क्या पता। ये तो आप देखो कि आप किस पर्पस के लिए लूप का यूज कर रहे थे, उस पर्पस में क्या कंडीशन फिट बैठेगी, कितना इंक्रीमेंट करना है, शुरू वेरिएबल कहाँ से करना है, वेरिएबल 1 लगाना है, 2 लगाने हैं, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, कि आप क्यों लगा रहे हैं लूप अपने प्रोग्राम में, है ना? अब जैसे कोशिश करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की, प्रैक्टिस करने से इनके आंसर हमें समझ में आते हैं, कहीं किसी किताब में पहले से नहीं लिखे वो ना ही हो सकते हैं। तो टेबल को, जो अभी आपने एक प्रोग्राम बनाया था उसको ही हम बनाते हैं। आपने कहा भाई नम नाम से एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 5 कर दी। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि जिस नंबर का टेबल मैं जनरेट करना चाहता हूँ वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर करे। तो अगर मुझे 18 का पाड़ा चाहिए तो मैं 18 लिख दूंगा यहाँ पर, अगर मुझे 5 का पाड़ा चाहिए तो मैं 5 लिख दूंगा। तो ये वो वेरिएबल है जो एक नंबर की टेबल को जनरेट। अब एक्स वेरिएबल क्या होगा मुझे नहीं पता, कंडीशन क्या होगी मुझे नहीं पता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे पता क्या है, वो स्टेटमेंट जो बार बार चलाना है वो ये है, इस नंबर की मल्टीप्लाई होनी चाहिए किसी एक नंबर से, मान लीजिए वो दूसरा नंबर 1 है। अब जब ये स्टेटमेंट दूसरी बार चले तो नंबर की वैल्यू ना बदले लेकिन एक्स की वैल्यू बदले, तीसरी बार चले तो नंबर की वैल्यू वही रहे लेकिन एक्स की वैल्यू फिर बदल जाए। तो अब ये बताओ जब ये लूप पहली बार चले तो एक्स की वैल्यू क्या हो, और जब ये लूप आखिरी बार चले तो एक्स की वैल्यू क्या हो, कि देखने वाले को आपको 5 की टेबल नजर आए। एक्स की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर यहाँ पर, तो यहाँ से आंसर आया कि अब जो वेरिएबल है वो 1 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है। अब अब एक्स की अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, फिर 3, फिर 4। तो एक्स में चेंज कैसे हो रहा है, +1 का हो रहा है, तभी तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 आएगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये हमें ऐसी बनानी है कि अंदर का कोड 10 बार चले और 11वीं बार जब चले तो चले ही ना। तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन हमने जो लिखी होगी वो 11वीं बार जब लूप चल रहा होगा तो फॉल्स हो गई होगी। तो अब इस कंडीशन को आप डिजाइन करिए, कैसे कर सकते हैं, नम का यूज करके, एक्स का यूज करके, या कोई तीसरा वेरिएबल लगाकर, या कोई भी तरीका जिससे यहाँ जो आप लिख रहे हैं वो 10 बार ट्रू रहे और 11वीं बार जब लूप चले तो फॉल्स हो जाए। क्या लिखें यहाँ पर, व्हाइल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक x 10 से छोटा है या 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक कंडीशन ट्रू आती रहेगी और लूप हमारा चलता रहेगा। जैसे ही x की वैल्यू 11 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 10 से ना तो छोटा होता है ना बराबर होता है।
ये भी 5 का पहाड़ा आ गया। जो प्रोग्राम 22 लाइन में लिखा था मैंने, वो प्रोग्राम 5 लाइन में कन्वर्ट हो गया। हजारों लाइन के प्रोग्राम 4-4 लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को और भी बेटर किया जा सकता था। क्यों ना एक काम करें, पहले से नंबर क्यों फिक्स करें, यूजर से ना इनपुट ले लें। इंटर नंबर 2 का पहाड़ा चाहिए, पर 18 का कराओ, याद नहीं। पहाड़ा क्या 20 तक ही होते हैं क्या? 36 का पहाड़ा नहीं हो सकता? तो टेबल होती कहाँ है? मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है। कुछ मल्टीप्लीकेशन को याद करवा देते हैं, रट लो ताकि जल्दी हो जाए। है तो मल्टीप्लीकेशन, पहाड़े होते ही नहीं। पहाड़ा तो एक वर्चुअल टर्म है ना? ये किसने कहा 10 तक ही होते हैं? 2 गुणा 11 नहीं हो सकता क्या? 2 गुणा 12 नहीं हो सकता? क्यों 10 तक का रिवाज चला ये? 20 तक के पहाड़ी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है फिर तो ये। हमारे ब्रेन को इतना ही याद हो पाएगा, इससे ज्यादा याद ही नहीं पाएगा ब्रेन। आपको कितने मोबाइल नंबर याद है? अपना याद होगा, 2-3 लोगों का और याद होगा, बहुत से बहुत हुआ तो। वरना तो अपना भी याद नहीं होगा। सेव कर लिया होगा कहीं, कोई मांगेगा तो देख कर देगा। क्यों? 10 डिजिट का है, इतनी बड़ी डिजिट हमारा ब्रेन याद नहीं रख पाएगा। तो 20 तक के पहाड़े में जो नंबर आते हैं वो इतने हैं कि हमारा ब्रेन रट लेगा। उससे ज्यादा जाओगे तो ब्रेन को बड़ी दिक्कत होगी रटने में, रट ही नहीं पाएगा। इसलिए बना दिया अभी 20 तक पढ़े रखेंगे, है ना? चलो बहरहाल हमारा इंटरेस्ट पहाड़ों में नहीं है। आगे चलते हैं। हम जो 3 क्वेश्चन के आंसर है उनको ढूंढ रहे थे, और उनका आंसर हमें हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मिलता है। पहले से कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। अब मुझे एक दूसरा काम करना है। क्या काम करना है? 10 से लेके 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रोग्राम से प्रिंट कराओ। 10 से लेके 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रोग्राम में प्रिंट कराना है। तो मैं लूप के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो पहले नंबर की वैल्यू 10 है। अब मुझे क्या करना है? इवन नंबर चेक करना है। तो इफ नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, लिख दिया नंबर इवन, एल्स नंबर। तो सर 10 का चेक हो गया, अब 11 का करो, फिर 12 का करो, कब तक करो? 20 तक करो। फिर बार बार लिखना पड़ेगा। तो याद करो कौन सा टॉपिक अभी पढ़ा है हमने जिसका सहारा लिया जा सकता है। काम तो बार बार वही हो रहा है, इवन और चेक करने का। सिर्फ हर बार क्या आ रहा है, नंबर ही तो बदल रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो एक बार 4 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। 10 बार करोगे 40 लाइन आपकी कम से कम लग जाएंगी। उसमें भी कॉपी पेस्ट करने में भी आपको 4-5 सेकंड लग जाएंगे। तो आपने लूप को याद करा कि ये तो हमें लूप के थ्रू करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि काम तो बार बार वही करना है। सिर्फ हर बार क्या बदलना है? नंबर को बदलना है। तो कुछ ऐसा करो कि एक लूप लगा लो, वाइल। अब मुझे नहीं पता कंडीशन क्या होगी, मुझे इसका आंसर चाहिए कंडीशन क्या होगी। अंदर आ गए। अब अंदर कोई और वेरिएबल लेना है नहीं लेना है, क्या करना है कैसे करना है, वो हमें समझना है। तो नम की वैल्यू यहाँ पर 10 हो पहले, अगली बार लूप चले तो 11 हो जाए, अगली बार लूप चले तो 12 हो जाए, फिर चले तो 13 हो जाए। तो ऐसे करके ये 20 तक चले, और जैसे ही नम की वैल्यू 21 हो लूप खत्म हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया था 10 से लेके 20 तक के नंबर का इवन और चेक करो। तो अब ये तो समझ में आ गया कि नंबर को एक एक आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने नम प्लस इक्वल टू। ठीक है, लूप के अंदर ये मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ कंडीशन बताओ क्या लिखें? नम लेस देन इक्वल टू 20। हो गया, हमने यहाँ बस हो गया।
10 इवन है, 11 ऑड है, 12 इवन है। अब किसने कहा नहीं सर उल्टा करो, 20 से लेकर 10 तक इवन नंबर बताओ उल्टी तरफ से, बताओ इस प्रोग्राम में कहाँ चेंज करूँ। नम की वैल्यू जो मैंने स्टार्ट करी है 10 से, कितने से करूँ, 20 से। अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल से सारा खेल हो गया, दो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक ही वेरिएबल से सारा काम हो रहा है। तो पहले से हमें नहीं पता होता कि लूप में एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा, दो होंगे, तीन होंगे, होगा होगा नहीं होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिए और उसके लॉजिक को डेवलप करिए ब्रेन के अंदर, उसके बाद फिर प्रोग्राम आप अपने आप लिख सकते हैं। अच्छा नम की वैल्यू मैंने 20 कर दी, अब बताओ अगला चेंज क्या करना है। प्रॉब्लम क्या था, 20 से 10 तक मुझे ये काम करना है। क्या लिखूं यहाँ पर, कंडीशन क्या बनेगी, अभी ऐसे लिख रहने दोगे, क्या लगाऊं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्या लगाऊं, 10। तो नम 20 है तो 20 10 से बड़ा ही होता है ना, बराबर तो नहीं है बट बड़ा तो होता ही है। तो प्रिंट हो गया। अब उसके बाद नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 19, फिर 18, फिर 17। तो इस बार क्या करना है नम को मुझे, माइनस करना, माइनस इक्वल टू, ठीक है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करनी है, ये चेंज क्या करना है, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए उसमें क्या बोला गया है वो आप कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यूजर से पूछो किस दो नंबर के बीच में इवन ऑड नंबर पता करें। अभी मैंने अपने मन से 10 और 20 मान ली, अब मैं अपने मन से नहीं मानना चाहता, मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ नंबर नम टू काइंड ऑफ, और जो यूजर दो नंबर देगा उन्हीं के बीच के इवन ऑड एलिमेंट आ जाएंगे। तो दो नंबर ले लेते हैं और कोड में चेंज क्या करना है वो आप बताएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है ना। अब यूजर ने अगर नंबर एंटर करा 50, नम टू एंटर करा 70, तो 50 से 70 के बीच में इवन और ऑड प्रिंट हो जाएंगे। तो अब क्या करूं, इसको हटा दूं, जरूरत ही नहीं। क्या लिखूं, वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू नम, नंबर का रिमाइंडर ले लिया और नंबर को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 28। कहाँ गलती, नंबर 1 प्रिंट कर, गलत हो गया, 20 से 28 आ गया। आपने कहा नहीं सर 50 से लेके 65, मैं कह दूं 1 से लेके 1 लाख, अगर मैं लूप नहीं जानता तो मुझे तो बहुत कुछ लिखना पड़ जाता। ठीक है, और प्रोग्राम लिखने वालों को क्या पता यूजर क्या चाह रहा है। तो ये हमारा लूप का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लूप में एक कॉन्सेप्ट और आता है। मान लीजिए आपने लिखा है x इक्वल टू 10, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट x को ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसी को प्रिंट करा लो, वो भी तो हो ही सकता है। x प्लस इक्वल टू, कोई भी लूप टर्मिनेट दो वजह से होता है। पहली वजह, लूप की कंडीशन फॉल्स है इसलिए लूप अब टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे का प्रोग्राम अब चलेगा जो भी स्टेटमेंट लिखे हो। दूसरी वजह होती है, लूप की कंडीशन तो ट्रू थी बट लूप के अंदर से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है,
तो एक ब्रेक नाम से पाइथन में कीवर्ड होता है जिसका यूज ब्रेक स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है, और जब भी वो लूप के अंदर लिखा जाता है इसका मतलब होता है इमीडिएटली लूप को टर्मिनेट कर देना। अब अगली बार लूप को हमारा रन नहीं होना है। तो अगर मैं यहाँ ब्रेक लगा दूं, ब्रेक सिर्फ ब्रेक कीवर्ड से ही हो जाता है, आगे पीछे इसके कुछ नहीं लिखना। तो जैसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट चलता है लूप टर्मिनेट हो जाता है। अब इस बात से मतलब नहीं है कि कंडीशन कब तक ट्रू होती है, इमीडिएटली लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो बताओ आउटपुट क्या प्रिंट होगा इस बार? एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1 प्रिंट होगी, 1 तो होगी प्रिंट। उसके बाद 1 से 2 हो गई लाइन नंबर 4 पर, फिर लाइन नंबर 5 चली, लूप क्या हो गया? ब्रेक। अब लूप खत्म। लूप के बाद जितना कोड लिखा होगा वो चलेगा। तो लूप के बाद मैंने बस एक ही लाइन लिख दी। तो लूप के अंदर अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो लूप जैसे ही ब्रेक चलेगा टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता लूप अभी कितनी बार चला था, कितनी बार और चल सकता था। अगर आप ब्रेक लगाते हैं लूप के अंदर इस तरह से, तो डेफिनेट है कि लूप के अंदर का कोड फिर एक ही बार चला हो। एक बार की बात क्या है, सोचो अगर आपने इसको यहाँ से कट करके यहीं लगा दिया होता तो इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता, कुछ प्रिंट भी नहीं होता। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप में जैसे चलेगा इमीडिएटली आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी भी काम को लूप में कर रहे थे इसका मतलब आप उसे बार बार करना चाहते। दूसरी तरफ आपने उसके अंदर ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब है कि जैसे ही पहली बार लूप इटरेट हो रहा होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक ही बार तो काम हुआ, फिर बार बार कहाँ हुआ? और अगर आप एक ही बार करना चाहते थे तो लूप ही क्यों लगाया फिर आपने? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं एक बार तो वैसे ही चलते हैं हमारे। तो सिंटैक्टिकली ब्रेक को हम यूज कर सकते हैं, बट लॉजिकली ज्यादा बार ब्रेक का इस्तेमाल कंडीशन के साथ होता है। इफ x इक्वल टू 5 तो मैं चाहता हूँ ब्रेक हो। तो इस लूप में इनिशियली मैं जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर नहीं हो जाती तब तक मैं लूप चलाने की बात कर रहा था। लेकिन लूप के अंदर आने पर मुझे पता चला कि मुझे x को 5 होते ही बंद कर देना है, लूप को बंद कर देना, उससे आगे नहीं चला। तो मेरे पास एक रास्ता यह था कि ऊपर जाके मैं करेक्ट कर दूं, पर एक रास्ता यह है कि ऊपर ना जाना पड़े आपको, आप अपनी कंडीशन लगा दो और फिर आप लूप को क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा के टर्मिनेट कर दो। जैसे ही एक्स की वैल्यू लूप के अंदर 5 होगी लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्रेक हम ज्यादा बार कब लगाते हैं? कंडीशन के साथ लगाते हैं। वाइल, वाइल के अंदर कंडीशन, और कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो रही है कोई तो हम ब्रेक करेंगे, अदरवाइज लूप चल रहा है तो चलते रहने देते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदा ब्रेक कब देगा? क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर हम सीधे सीधे यहाँ ना लिख दें जाके। हमने कहा ये भी कर सकते हो, जो भी आप अपनी कंडीशन सोच रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखो अपना चेंज जो भी करना है। लेकिन अगर मैं आपसे अब ये कह दूं कि मैं तो इनफाइनाइट लूप चला रहा था, अब मुझे इसे बंद करना है बिना कंट्रोल सी से, प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिखो कि इनफाइनाइट लूप बंद हो जाए। तो एक ही तरीका है, क्या? ब्रेक। तो जिस समय आप लूप चला रहे थे आपने ज्यादा सोचे नहीं कंडीशन क्या होगी, आपने कहा बस चलो अंदर चलते हैं, अंदर देखेंगे क्या मिल रहा है कोड में लूप के अंदर, और उसका इस्तेमाल करते हुए कोई कंडीशन सोचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिस समय लूप आप लिख रहे होते हैं उस समय आपको नहीं पता होता कि क्या कंडीशन होनी चाहिए लूप को चलने की, कब तक मैं लूप को चलाऊं। तो आप क्या करते हैं उस समय ट्रू लिख देते हैं कि लूप इनफाइनाइट चलते हैं। जब आप लूप के अंदर आते हैं तो आपको कुछ वेरिएबल्स मिलते हैं लूप के अंदर। कई बार वेरिएबल हम लूप से पहले नहीं बना पाते, लूप के अंदर ही बनाते हैं, और उनका यूज करते हुए हम एक लॉजिक सोचते हैं कि लूप इतना चलना चाहिए। तो अब वो मैं कैसे यूज करूंगा? अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा इफ एल्स वगैरह, उसके हिसाब से मैं लूप को चलाऊंगा, और जब मुझे लगता है मेरी कंडीशन मीट हो गई है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, या जो करना वो कर। तो इस तरह से हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्रेक सिर्फ और सिर्फ लूप को टर्मिनेट करता है, प्रोग्राम को नहीं। अगर आपने सोचा मैं तो प्रोग्राम को ही खत्म कर दूंगा, इस लाइन के आगे चलाने नहीं दूंगा प्रोग्राम, तो ये एरर आ जाएगी। और एरर में क्लियर लिख कर आया है कि क्या एरर है।
ब्रेक आउटसाइड लूप। ब्रेक को लूप के बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ब्रेक कीवर्ड सिर्फ लूप के साथ यूज होने के लिए ही बनाया गया है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं। तो अगर आप लूप नहीं लगा रहे हैं तो ब्रेक कीवर्ड का यूज आप नहीं कर सकते। तो ब्रेक कीवर्ड क्या है ये समझ में आ गया हमारे। अब एक तीसरा कीवर्ड होता है हमारा, एक दूसरा कीवर्ड होता है, तीसरा नहीं। अगर मैं आपसे कहूं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू और एप्पल, यानी कि 1 और एप्पल, फिर अगली बार 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। इसमें नया क्या है, नया वाइब है। जितनी बार लूप इटरेट होगा उतनी बार लूप का ये स्टेटमेंट चलेगा, उतनी बार लूप का ये स्टेटमेंट चलेगा, उतनी बार लूप का ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये 10 बार चला तो ये भी 10 बार चलेगा, ये भी 10 बार चलेगा, और चलना भी चाहिए क्योंकि तीनों हैं तो एक ही ब्लॉक का पार्ट। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट 10-10 बार चलें, लेकिन ये 10 बार ना चले। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कहा हो सकता है। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 कंटिन्यू। तो एक कीवर्ड आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड क्या कहता है कि मैं लूप के अंदर जब भी आऊंगा इमीडिएटली नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट करवा दूंगा। आगे के स्टेटमेंट जो लूप के अंदर लिखे हुए हैं वो नहीं चलेंगे। तो अब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट हो गया। एक्स की वैल्यू बढ़ गई, 1 से 2 हो गई। अब यहाँ पर जो कंडीशन चेक होगी वो 2 के साथ होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है। सही होने पर इसका ब्लॉक चला और इसके अंदर से कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का मतलब है अभी अगला इटरेशन कर दो, जबकि लूप के अंदर इतना ही कोड चल पाया है, ये वाला भी रह गया चलने से, नहीं चलेगा क्योंकि कंटिन्यू आ गया। अब अगली बार एक्स की वैल्यू 2 पर कंडीशन अभी भी सही है, 2 प्रिंट हो गया, यहाँ से 3 हो गया, कंडीशन अभी भी सही है, फिर कंटिन्यू हो गया। 3 पर भी कंडीशन सही है, 3 प्रिंट हो गया, यहाँ से 4 हो गया, कंडीशन सही है, फिर कंटिन्यू हो गया। फिर 4 प्रिंट हो गया, यहाँ से 5 हो गया, कंडीशन सही है, लेस देन इक्वल टू भी, फिर कंटिन्यू हो गया। फिर 5 प्रिंट हो गया, यहाँ से 6 हो गया, अब कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 6 ना तो 5 से छोटा है ना बराबर है। तो अब इसका ब्लॉक नहीं चल पाया, कोई बात नहीं। अब लूप आगे तो बढ़ेगा अपना, तो अब लूप का ये वाला स्टेटमेंट ये बचा हुआ था ये चलेगा। क्या प्रिंट हो गया, एप्पल। फिर अगली बार कंडीशन चेक होगी, यहाँ प्रिंट हो गया 6, 7 हो गया, फिर फॉल्स हो गई, तो ये नहीं चल पाया तो ये चलेगा। तो इस तरह से अब हम आउटपुट को, शुरू में एप्पल नहीं आया, क्यों, क्योंकि वहां तक कंट्रोल नहीं पहुंच रहा होगा लूप के स्टेटमेंट का, उससे पहले ही लूप को अगली इटरेशन के लिए चला दिया जाता। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा, या हम ऐसे कह सकते हैं लूप अपना नेक्स्ट इटरेशन कब स्टार्ट करता है। पहली वजह, लूप ने जितने स्टेटमेंट लिखे थे सारे रन कर दिए, अब लूप अपना अगला इटरेशन स्टार्ट करेगा, है ना। फिर सारे स्टेटमेंट चलाएगा, फिर तीसरी अगली इटरेशन स्टार्ट करेगा। दूसरी वजह, लूप ने अपना पहला इटरेशन स्टार्ट किया, कुछ स्टेटमेंट चलाई, अगर उन स्टेटमेंट्स में कंटिन्यू आ गया तो कंटिन्यू की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे कितना और लूप के अंदर रह गया था वो अब आगे नहीं चलेगा। तो कंटिन्यू जब भी आएगा लूप के अंदर, लूप के आगे के स्टेटमेंट को स्किप करा देगा और इमीडिएटली सेकंड या नेक्स्ट इटरेशन जो भी हो रही है वो हमारा कंटिन्यू करा देगा। ठीक है। अब ये बताओ कंटिन्यू और ब्रेक में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताएंगे। ब्रेक क्या करता है, लूप को
टर्मिनेट कर देता है, अगली इटरेशन सब खत्म, जितनी बची थी सब खत्म। कंटिन्यू लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, लूप का नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करा देता है। लूप तो पूरा ही चलेगा, लेकिन कंटिन्यू जिस लाइन पर आ गया उसी लाइन से अगला इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा और लूप के आगे के जो स्टेटमेंट थे वो इग्नोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट था व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक। इसके साथ एल्स ब्लॉक कब चलता था, जब इसकी कंडीशन क्या होती थी हमारी, फॉल्स होती थी, तब एल्स ब्लॉक चलता था। और अगर हम व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक लिखेंगे तब भी ये तभी चलेगा जब व्हाइल की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो व्हाइल की कंडीशन फॉल्स तो एक ही बार होगी, लास्ट में जब लूप खत्म होगा उससे पहले तो ट्रू होगी, तो व्हाइल के अंदर का कोड चल ही रहा होगा। तो जब x की वैल्यू 11 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो उस समय एल्स ब्लॉक चलेगा। ऐसा नहीं है कि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एल्स चलेगा, नहीं, व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक एक ही बार चलेगा। कब, जब कंडीशन क्या होगी हमारी, और अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो लूप पहली बार चलेगा x की वैल्यू 1 पर, x प्रिंट होगा, x की वैल्यू 1 से 2 हो गई, अब लूप टर्मिनेट हो गया, लूप ब्रेक हो गया। तो अब बताइए क्या एल्स ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जब व्हाइल का लूप टर्मिनेट हो रहा है उस समय कंडीशन क्या है, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है। तो एल्स क्या बोलेगा, एल्स बोलेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए मेरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइल लूप खत्म हो रहा है कि चलता रहेगा, मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि पहली कंडीशन क्या थी, अगर ट्रू थी तो मैं नहीं चले। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक तभी चलता है जब व्हाइल अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से टर्मिनेट हो रहा है। अगर व्हाइल किसी और वजह से बंद हो रहा है, ब्रेक की वजह से या कोई और भी वजह हो सकती है लूप को बीच में बंद होने की, तो फिर हमारा उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर बात करी जाए कि क्या हमारा व्हाइल के साथ एल्स का कॉम्बिनेशन है जो यूज हो सकता है रियल लाइफ, ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जहां पर व्हाइल के साथ हम एल्स का यूज कर सकते हैं, तो ढेरों एप्लीकेशन हो सकती हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं व्हाइल का यूज करके कोई फाइल डाउनलोडिंग का लॉजिक लगा रहा हूँ। तो व्हाइल का लूप जब पहली बार चलता है तो 1 MB डेटा डाउनलोड करके ले आता है। मान लीजिए 10 MB की फाइल हम डाउनलोड करवा रहे हैं किसी सर्वर से, तो एक बार लूप चलेगा तो 1 MB का डेटा आ जाएगा, तो यानी कि लूप टोटल 10 बार चलेगा तो हमारी पूरी फाइल 10 MB की डाउनलोड सर्वर से हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जब लूप अपना नेचुरली टर्मिनेट हो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ जाए, डाउनलोड कंप्लीटेड, जैसा मोबाइल में आता है अक्सर हम। ठीक है, अब वो नोटिफिकेशन हम तभी चाहते हैं जब फाइल पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए, बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाए या कोई और वजह हो जाए तो वो नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, डाउनलोड कंप्लीटेड वाला। तो अगर मैं इस कोड को बनाना चाहता हूँ तो मैं व्हाइल और एल्स का यूज कर सकता हूँ। व्हाइल के अंदर मैं डाउनलोडिंग वाला कोड लिख दूंगा और एल्स के अंदर नोटिफिकेशन जनरेट करने वाला कोड लिख दूंगा। अगर व्हाइल बीच में बंद होता है किसी भी वजह से, ब्रेक की वजह से या नेटवर्क चले जाने की वजह से, तो एल्स ब्लॉक हमारा चलेगा ही नहीं, यानी कि नोटिफिकेशन वाला मैसेज हमारे पास आएगा ही नहीं। और अगर व्हाइल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है उसके बाद बंद हो रहा है तो फिर एल्स ब्लॉक हमारा चलेगा और हम चाहते हैं कि मैसेज आना चाहिए क्या, डाउनलोड कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरह से व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। तो व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब व्हाइल की कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता है। ठीक है, व्हाइल ब्लॉक, व्हाइल का लूप अगर टर्मिनेट हो रहा है, कंडीशन ट्रू है लेकिन फिर भी टर्मिनेट हो रहा है, वजह ब्रेक हो सकती है,
नेटवर्क का कोड लिखा था, नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा है, वो वजह हो सकती है। फाइल के अंदर कोई हमारा फाइल का पाथ गिवन है, वो फाइल किसी ने डिलीट कर दी, तो वो वजह हो सकती है। तो कोई भी वजह हो सकती है लूप के अंदर से टर्मिनेट होने की कोड का, और ऐसी सिचुएशन में फिर एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल के साथ हम ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और साथ में एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे, ये देखिए। एक और कीवर्ड है जो ब्रेक और कंटिन्यू के साथ ही बोला जाता है, लेकिन उसका यूज लूप में नहीं है। ब्रेक, कंटिन्यू, और एक तीसरा कीवर्ड है जिसका नाम पास कीवर्ड। तो जो पास कीवर्ड होता है, इसको बोला तो ब्रेक और कंटिन्यू के साथ ही जाता है, लेकिन इसका यूज लूप में नहीं है। इसका यूज एक जनरल कॉन्सेप्ट में होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, अब अगर ये नंबर मान लीजिए इवन नंबर है, तो मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर ये एल्स है तो मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे एप्पल प्रिंट करना, लेकिन अगर ये नंबर इवन है तो क्या करना है मुझे नहीं पता, और ये नंबर भी नहीं पता है मुझे क्या है, यूजर से इनपुट आएगा। तो क्या करें अब, खाली एल्स लगा नहीं सकते। एल्स तभी आएगा जब क्या आएगा प्रोग्राम में, इफ आएगा। ये तो एरर है। इफ अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे अभी नहीं पता कि इफ में करना क्या है मुझे, कभी बाद में, कल परसों कभी दिमाग में आएगा तो लिख दूंगा, लेकिन आज प्रोग्राम लिखते समय मुझे पता है कि एल्स में क्या करना है। तो क्या ऐसे खाली छोड़ देते हैं क्या है, एरर आ जाएगी। क्या रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी इफ का इंडेंटेड ब्लॉक बनाओ, जब तक बनाओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी ब्लॉक पाइथन में खाली नहीं छोड़ सकते, इंडेंटेड ब्लॉक आपको बनाना ही पड़ेगा, कम से कम एक स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तो उस कुछ भी के लिए अल्टरनेट आता है पास। तो पास कीवर्ड का मतलब है कि एक हमने सिंटैक्स को पूरा कर दिया, जहां पर हम कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते थे लेकिन हमें नहीं पता कि क्या लिखना चाहिए, बट सिंटैक्स को पूरा करने के लिए कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं, पास लिख देते हैं। पास इस बात की पहचान होती है प्रोग्राम में कि अभी जहां भी प्रोग्रामर ने पास लिखा है, इसकी जगह पर कुछ ना कुछ लिखा जाना है। एक सिंटैक्स की वजह से अभी उसने पास लिख दिया है, एंटर नंबर। इवन पर कुछ नहीं हुआ, हम चाहते भी यही थे कुछ ना हो। ऑड पर हमें पता है क्या करना है। तो जब कभी आपको समझ में आ जाए कि इवन पर क्या करना है, कोड में जाके चेंज करिएगा और पास कीवर्ड को हटा कर अपना लॉजिक जो भी लिखना है वो लिखते हैं। तो इस तरह से पास कीवर्ड एज ए फिलर हम यूज करते हैं, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक भरने वाला काम करता है, ताकि एरर ना आए। जरूरी नहीं है कि किसी ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास का यूज करते हैं, हम नॉर्मल कोडिंग में भी पास का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कोडिंग में कैसे पास का यूज करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पर फ्रूट के नाम लिखने हैं, एक एप्पल लिखना है, दूसरा याद ही नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तीसरा पता है क्या लिखना है, बनाना लिखना है। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर प्रोग्राम पढ़ने वालों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ लिखना था इसलिए खाली जगह है। हो सकता है वो सोच ले गलती से एंटर की प्रेस हो गई होगी। तो अब हम ये यहाँ पर एक सिग्नल देना चाहते हैं कि मुझे कुछ लिखना था यहाँ पर अभी, तो या तो आप कमेंट करके लिख दो, ऐसे करके राइट समथिंग हेयर, ऐसे करके लिख दो अपना जो लिखना है। दूसरा तरीका है कि आप पास लगा दो, मतलब यहाँ पर अभी कुछ लिखना है, कभी प्रोग्राम चलेगा आगे, अपडेट किया जाएगा, तो पास की जगह पर कुछ अभी लिखना बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में कीवर्ड का यूज किया जाता है पास। तो पास कीवर्ड हमारा किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल स्टेटमेंट की जगह पर एक अल्टरनेट स्टेटमेंट होता है हमारा पास। ठीक है, जितने चाहे उतने पास कीवर्ड लगा सकते हैं प्रोग्राम में। कब कब, जब जब आपको कोई स्टेटमेंट लिखना था, आपको नहीं पता है क्या लिखना है, आप वहां पर लिख दीजिए पास।
तो ये आपका व्हाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ढेरों एप्लीकेशंस हैं जो आप व्हाइल लूप का यूज करके बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर लूपिंग का यूज होता है ना। तो एक हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जब आप लॉजिक सोचेंगे तो उसमें लूप की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है। दूसरा आपका हो गया फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का जब आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपको उसमें लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या होगा? गेट इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर। तीनों को फटाफट से मैं समझा देता हूँ, करना आपको है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी टेबल में आता है या बन के टेबल में आता है, और वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 7 है, तो ये किस किस की टेबल से डिवाइड हो जाएगा? हमने कहा 1 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा? 7। तो ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से या 7 से, और ये दोनों नंबर कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1, 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपकी डेफिनेशन थी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड हो जाए? 1 से हो जाए। तो अब 1 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन सर ये दोनों कैसे हैं? एक ही है, इसलिए इसको प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। तो प्राइम नंबर फिर 1 तो कभी नहीं होगा। फिर कहाँ से चेक करना शुरू करो? 2 से करो। तो प्राइम नंबर हमेशा शुरू कहाँ से होते हैं चेक होने? 2 से होते हैं। ठीक है। तो अब बताओ 2 प्राइम नंबर है या नहीं है? है ना, क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, और ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। 4 1 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। ठीक है। 5 प्राइम नंबर है। 6 नहीं है। 6 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। अब इसका लॉजिक आप सोचो, डेवलप करो, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लीकेशन होती है, क्यूमुलेटिव मल्टीप्लीकेशन होती है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अगर फैक्टोरियल 3 का चाहिए तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। तो बार बार क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसका लॉजिक सोचेंगे तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर की मल्टीप्लाई क्यूमुलेटिव करना है, कब तक? 1 तक करना है। एक ही बात है। आप ऐसा सोच लो कि 5 का फैक्टोरियल है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1। चाहे ऐसा सोच लो कि 5 का फैक्टोरियल क्या है? 1 से लेकर 5 तक जो नंबर आए उनकी सबकी मल्टीप्लाई। कैसे ही सोच सकते हैं। गेट इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर का मतलब है, मान लीजिए कोई नंबर है 2 4 6 7 9। आपको क्या करना है? इस पूरे सिंगल नंबर से एक एक डिजिट अलग निकालनी है। 9 अलग, 7 अलग, 6 अलग, 4 अलग, 2 अलग। तो यूजर जो भी नंबर दे, चाहे वो 2 डिजिट का दे, चाहे 4 डिजिट 6 डिजिट का दे, आपको एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम क्या करेगा? एक एक इंडिविजुअल डिजिट को निकाल कर प्रिंट करेगा। तो जब आप इस काम को करेंगे तो इस काम में भी आपको क्या लगेगा? लूप लगेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ इस प्रोग्राम को बनाने की। किसी भी नंबर को, मान लो नंबर है 427, किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट निकालनी है 10 से भाग करके। 10 चौक 40 बचे 2, 7 20 बचा 7। अब ये देखो, ये तो आ गया आपका क्वेश्चन, और ये कौन है आपका? रिमाइंडर कौन है? लास्ट डिजिट। तो अगर किसी भी नंबर का 10 से रिमाइंडर निकाल लें तो लास्ट डिजिट आ जाएगी, और किसी भी नंबर का 10 से डिवाइड कर दें तो क्वोशेंट आ जाता है बचा कुचा। अब जो बचा कुचा आया है, अगर इस सॉरी ये जो आपका क्वोशेंट आया है, इस क्वोशेंट को फिर से 10 से अगर मैं रिमाइंडर ले लूं तो कौन आ जाएगा? सेकंड लास्ट डिजिट आ गई। और जो क्वोशेंट आया, इस क्वोशेंट का फिर से 10 से आप अगर रिमाइंडर ले लो
तो क्या आ गया हमारा, ये वाली डिजिट आ गई। तो लॉजिक सोचो, किसी भी नंबर को 10 से आप रिमाइंडर निकालोगे, लास्ट डिजिट आएगी। 10 से डिवीजन करोगे तो कोशेंट आएगा। उस कोशेंट को 10 से फिर रिमाइंडर लोगे तो फिर हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगी, जो कि एक्चुअल नंबर की सेकंड लास्ट डिजिट होगी। इस काम को मुझे बार बार करते रहना। अब लॉजिक आपको डेवलप करना है, कैसे करोगे इस काम को। चलिए आज इतना ही, कल मिलेंगे और